हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के टॉपिक में हम देखेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों एंडोथर्मिक है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की डेफिनेशन और इसके ट्रेंड्स को देखेंगे। साथ में हम जो है ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस देखेंगे इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसके साथ हम जो है लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन की भी बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और उसके ट्रेंड्स को। लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे जो लास्ट लेक्चर में जो है रह गई थी। दिस वाज अबाउट द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसके बारे में हमने बात नहीं की थी। मिसाल के तौर पे हमें पता है कि जब भी जो कोई एटम है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास उसका न्यूक्लियस है मिसाल के तौर पे, और ये हमारे पास उसके शेल्स मौजूद हैं यहाँ पर। तो अगर इसके वैलेंस शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होगा तो वो पहले अपनी एनर्जी को जो है वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ होगी इस आइसोलेटेड गैसियस एटम में, ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है ये इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो सिंबल है वो हम नेगेटिव में शो करते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, ये प्रोसेस जो है हमारे पास एक्सोथर्मिक कहलाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। बट अगर हम देखेंगे कि हमारे पास जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक एटम है उसमें नेगेटिव चार्ज, अब हम उसमें एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो एटम में ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन क्रिएट करेगा इस इलेक्ट्रॉन की एडिशन के अंदर। तो हमारे पास एक बड़ी सीधा सा फार्मूला होता है कि जो आपकी फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस कौन सी फोर्सेस, अट्रैक्शन की चाहे फोर्स हो या चाहे तो आपकी जो है फोर्सेस ऑफ रिपल्शन हो, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये क्या होती हैं, ये दोनों फोर्सेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, एनर्जी के, ठीक है। इसकी बड़ी सादा सी एग्जांपल है, हमारे पास आइस हो तो आइस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, जो है आपकी एनर्जी जो है वो बहुत लोएस्ट है। अगर आप इसकी एनर्जी हाई कर दें तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगी और ये जो है लिक्विड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो अब हमें क्या होगा, जब हम इसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है क्या करेंगे, हम ऐड करना चाहेंगे तो पहले हमें इसमें एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करना पड़ेगी। जब एनर्जी जो है इसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, वो वीक हो जाएंगी। जब वीक हो जाएंगी तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है, ये एंडोथर्मिक होगी। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एंडोथर्मिक होगी और इसका जो साइन है यहाँ पे वो पॉजिटिव कंसीडर होगा। यहाँ तक तो बात थी हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ये बात बताना रह गई थी तो इसको मैंने साथ ही डिस्कस कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका बड़ा सीधा सा फार्मूला है और सबसे पहले पाउलिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसका जो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम। ये एक एटम की क्या है, एक एबिलिटी है। किस चीज़ की एबिलिटी, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ, टुवर्ड इटसेल्फ। अच्छा, यहाँ पे आ बॉन्डेड एटम आएगा, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉन्डेड एटम, ये इंपॉर्टेंट है। बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, कुछ लोग जो है इसके अंदर फ़र्क नहीं समझ पाते कि वो फ़र्क क्या है। देखें, जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एनर्जी है जो रिलीज़ हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है जब फर्स्ट या सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें ऐड होता है।
तो वो हमारे पास एनर्जी से मुतालिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है, बेसिकली एक एबिलिटी है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये हमारे पास जो है यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक क्लोरीन एटम है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप नंबर 7A या 17 से है तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे इनकी शेयरिंग हुई और शेयरिंग होने के बाद क्या होगा कि क्लोरीन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस शेयर्ड पेयर को वो अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा और ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन से थोड़ा, हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर चला जाएगा और हाइड्रोजन के करीब आ जाएगा। तो ये जो एबिलिटी है, इस एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, जिससे इस हाइड्रोजन पे पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो रहा है और क्लोरीन जो है वो पार्शियल नेगेटिव हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इनके अंदर जो है वो ट्रेंड्स क्या होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाउ क्लोरीन इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज़ जो है वो नोट कर लें, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट्स अ नॉट प्रिसाइज वैल्यू, ये कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, इट्स अ नॉट प्रिसाइज वैल्यू, ये कोई प्रिसाइज वैल्यू नहीं है, बल्कि ये हम जो है किसी भी एलिमेंट के साथ कंपेयर करके जो है इसको देखते होते हैं। इट इज़ अ relative value, it's not a precise value, in fact it's a relative value। ये याद रखें कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट अ प्रिसाइज वैल्यू, फिर ये क्या है, ये रिलेटिव यानी कि जिसका कंपैरिजन किया जाता है, ये वो वैल्यू है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक बात हमने यहाँ पे ये समझी। अब हम समझते हैं कि हमारे पास जो है इसका ट्रेंड क्या है। अगर हम ट्रेंड इन पीरियड की बात करें, ट्रेंड इन पीरियड, तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज़ है, ठीक है, एटॉमिक साइज़, एटॉमिक रेडियस, वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है। कहाँ डिक्रीज़ होता है, इन लेफ़्ट टू राइट। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ये क्या होता है, ये डिक्रीज़ होता है। अब जब ये डिक्रीज़ होगा तो इसका मतलब ये है, देखिए हमारे पास एक एटम का साइज़ ये है और जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि असल में जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जाहिर सी बात है, तभी तो जो है वो साइज़ स्मॉल हो रहा है। तो जितना ज़्यादा एटम का साइज स्मॉल होता है, असल में उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी एटम का होगा, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा रखता होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है ये क्या होती है, ये इंक्रीज़ होती है कहाँ पे, लेफ़्ट टू राइट जाते हुए ये क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। सेम एज वेल अगर हम देखें ग्रुप के अंदर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है कहाँ पे, टॉप टू बॉटम में, क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होता है। अच्छा, तो इसके लिए कोई मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम डिटरमाइन कर सकते हैं? बिल्कुल जी, हमारे पास इसके लिए जो है कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम इनको मेजर करते हैं। सबसे जो फेमस मेथड है और जिस सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ वो पाउलिंग हमारे पास कहलाता है। पाउलिंग, एक तो पाउलिंग हमारे पास है, पाउलिंग मेथड आप इसको कह लें, ठीक है। पाउलिंग है हमारे पास, उसके बाद मुलिकन है हमारे पास। ये मेथड्स को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेड हमारे पास है, ऑलरेड, ALLRED, ऑलरेड, ठीक है। और इसके अंदर रेशियो है हमारे पास, ROCHOW, या इसके अलावा हमारे पास जो है एक और मेथड भी होता है हमारे पास रेशियो का, वो होता है सैंडरसन, सैंडरसन, ठीक है। तो ये वो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ जो हैं उनको जो है क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उनके आंसर निकाल सकते हैं। इनके फार्मूलाज क्या हैं, तो ये अभी PPSC के जो है उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज़ किनका, ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लास्ट टाइम जो एटॉमिक रेडियस हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था,
शायद थर्ड लेक्चर था हमारा, उसमें हमने सिर्फ जो रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनका जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल, उसके अंदर जो है हमारे पास जो वैलेंस शेल में एक हमारे पास पेनल्टीमेट शेल जो है एग्जिस्ट करते हैं। पेनल्टीमेट शेल नया वर्ड है, आप कहेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है स्कैंडियम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 21 हमारे पास पहली ट्रांजिशन सीरीज़ का पहला ही एलिमेंट है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो वैलेंस शेल की है हमारे पास, वो क्या है, वो हमारे पास है 3d1 एंड 4s2। तो ये जो d होता है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ये n-1 d होता है और इसके बाद हमारे पास ns होता है। ये जब हमने जो है पीरियोडिसिटी के स्टार्ट में इस जो सीरीज़ है इसके स्टार्ट में एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप्स हमने देखा था, उसमें हमने डी को डिस्कस किया था। तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो n-1 DNS होते हैं। तो ये जो n-1 D है इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल होते हैं। तो ये इनकी एग्जिस्टेंस होती है। अब हमें एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन तो हमने उस लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर ली थी, उसको यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले यहाँ पे जो है इसका ट्रेंड देखते हैं। जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है ये कहाँ पे, इन पीरियड के अंदर। तो बड़ा ही यूनिक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे मौजूद है जो पहला एलिमेंट है हमारे पास, वो है ScTiBCr, मैंगनीज है, आयरन है CONiCu एंड Zn। इसमें हमारे पास यहाँ Sc से लेके हमारे पास यहाँ तक जो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो है कॉपर तक, ये जो है ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट है। आप यानी कंपैरेटिवली आप कह लें, कंपैरेटिवली इक्वल आप कह लें, इक्वल। और फिर कॉपर से लेके जिंक में जो है एटॉमिक रेडियस एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है। ये जो हमने अभी ट्रेंड डिस्कस किया है ये ऑलमोस्ट यही जो है ट्रेंड पाया जाता है हमारे जो इसके नीचे हमारे पास फर्स्ट सीरीज़ में भी यही ट्रेंड है। सेकंड जो ट्रांजिशन सीरीज़ है यट्रियम से लेके हमारे पास कैडमियम तक, या थर्ड सीरीज़ में हमारे पास लैंथेनम से लेके मरकरी तक यही जो है हमारे पास ट्रेंड पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है, इसकी वजूहात जो हैं वो क्या है। अगर हम Sc से लेके क्रोमियम तक की बात करें, तो अगर हम Sc की बात करें तो ये हमारे पास आ रहा है क्या, ये हमारे पास आ रहा है, जैसे मैंने ऊपर लिखा, आर्गॉन आ जाता है हमारे पास, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 3d1 एंड 4s2, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम टाइटेनियम की बात करें तो इसका जो हमारे पास क्या आ रहा है, इसका भी हमारे पास आर्गॉन के बाद आ जाएगा क्या, 3d2 एंड 4s2। तो हमारे पास डी सब शेल जो है ये हमारा इनर शेल है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास यहाँ पे, ये भी हमारे पास इनर शेल है, यहाँ पर भी ये इनर शेल है, ठीक है। तो सबसे वीक जो शील्ड प्रोड्यूस करता है वो डी सब शेल है। देखें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शील्डिंग है वो एस सब शेल की होती है। पी सब शेल की जो शील्डिंग है, शील्डिंग इफेक्ट है या स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो पी एस से कम है। सेम एज वेल हमारे पास जो डी का शील्डिंग इफेक्ट है वो एस और पी दोनों से कम है। सो जिस तरीके से हम कह लेते हैं कि ये जो इनर शेल्स हैं ये कोई जो है इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या है, वीक शील्डिंग इफेक्ट ये प्रोवाइड करते हैं,
ये वीक शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हमारे पास जो है यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है, इसलिए उसमें जो है हमें डिक्रीज़ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये वजह है हमारे पास क्रोमियम तक जो है एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज़ होने की। अब अगर हम यहाँ से उसके बाद हम मैंगनीज़ से देखें, तो मैंगनीज़ हमारे पास क्या आ जाएगा, वो मैंगनीज़ हमारे पास आ जाएगा आर्गन के साथ। हमारे पास क्या आ जाएगा 3D5 एंड 4S2। इसके बाद हम मैंगनीज़ के बाद देखते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे एक और हमारे पास मौजूद है आयरन। ठीक है, आयरन। अब आयरन में हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आ जाएगा आर्गन। ठीक है, एंड 3D6 एंड 4S2। अच्छा, 3D5 में हम देखें हमारे पास जो D होता है, इसमें कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं डी सब शेल के अंदर। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे आगे हमारे पास आयरन आ रहा है, उसमें क्या है, उसमें है 3D6। ये 3D5 मैंने बनाया, ठीक है। उसके बाद 4S2 है। अब हम देखते हैं 3D6। अब 3D6 क्या है, 3D6 में हमारे पास यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 2 3 4 और 5। अब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 और ये वापस 6। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो आयरन से हम स्टार्ट हो रहा है, अब वहाँ पे क्या हो रही है, रिपल्शन स्टार्ट हो गई, क्योंकि कपलिंग स्टार्ट हो रही है। तो जब ये रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो ये रिपल्शन और हमारे पास अब यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं। एक तो हमारे पास पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट है, ठीक है, पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट है। और दूसरी तरफ अब हमारे पास जो है मैंगनीज से ऑनवर्ड जो आपकी इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है। ये 2 चीज़ें स्टार्ट हो गई। ये दोनों चीज़ें किसको सपोर्ट कर रही हैं, ये दोनों चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं कि आपका जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या होना चाहिए, वो इंक्रीज़ होना चाहिए। ये 2 चीज़ें इसको इफ़ेक्ट करेगी। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है इसको सपोर्ट करती है कि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो, लेकिन पुअर है, वो तो पहले भी थी लेकिन उसका कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा था। अब साथ में एक और चीज़ जहाँ पे ऐड हो रही है वो है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जो मैंगनीज से ऑनवर्ड हमें नज़र आती है। एट द सेम टाइम हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ मौजूद है जो कि एटॉमिक साइज़ को डिक्रीज़ कर रही है। वो क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मौजूद है। तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, वो चाहता है कि साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाए। तो पहले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मुकाबला सिर्फ पुअर शील्डिंग इफेक्ट के साथ था, तो इसलिए एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज़ हो रहा था लेफ्ट राइट। अब क्योंकि ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शामिल हो गई है, तो इसलिए जो है यहाँ पे हमें जो है दोनों चीज़ें एक दूसरे को काउंटर करेगी। और अब हमें यहाँ से मैंगनीज से ऑनवर्ड कहाँ तक, कॉपर तक हमें जो है कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। अब हम अगर देखते हैं कि अगर हमारे पास जिंक है, ठीक है, अगर हम देखें कॉपर हमारे पास क्या आता है, कॉपर एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आर्गन, और इसके साथ हमारे पास आता है 3D10 एंड 4S1, ठीक है। और अगर हम जो है जिंक को देखें तो जिंक हमारे पास आता है आर्गन, एंड ये आता है हमारे पास 3D10 एंड 4S2। तो देखें हमारे पास यहाँ पे आर्गन में आके इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि जो है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद नहीं है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ख़त्म हो रही है, तो फिर यहाँ पे सिर्फ क्या बचती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मुकाबला स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ होगा, तो क्या होगा, एकदम से साइज़ जो है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। ये आखिरी 2 जो आपके एलिमेंट्स है किसी भी फर्स्ट सेकंड या थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो सीरीज़ है उसमें हमें ये ट्रेंड देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर हम जो है एटॉमिक साइज़ का जो ट्रेंड है वो अगर हम बात करें कहाँ पे, ग्रुप के अंदर,
तो हमें बड़ा यूनिक मिलता है। हम ज़ाहिर देखें, हमें बड़ा सीधा सा जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि भाई जो आपका टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो आपका जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो इंक्रीज़ करता है। शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। कहाँ पे? इन टॉप टू बॉटम। तो जब टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होता है तो जाहिर सी बात है क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि एडिशन होती है, एडिशन ऑफ न्यू शेल्स की एडिशन हो रही होती है। न्यू शेल्स की जब एडिशन हो रही होती है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एटॉमिक जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करना चाहिए। अल्टीमेट हमारे पास तो यही रिज़ल्ट बचता है, एटॉमिक साइज़ जो है या जो रेडियस है वो इंक्रीज़ होना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। जब हम देखते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ वो कौन सी है, वो हमारे पास स्कैंडियम से लेके कहाँ तक, जिंक तक मौजूद है। उसके बाद जब हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ को देखते हैं, देखें तो जब हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ की तरफ आते हैं जो कि स्टार्ट होती है यट्रियम से लेके हमारे पास कैडमियम तक, तो क्या होना चाहिए, एटॉमिक साइज़ जितना हम नीचे हैं वो इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। और जब हम चेक करते हैं तो वाकई ये बात ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में ये जो है ऐसा नहीं होता, ये यहाँ पे, ठीक है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में हमारे पास सबसे पहले लेंथनम है, हमारे पास है, ठीक है। ये एक एलिमेंट है, इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर है 57, ठीक है। और 57 के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है पूरी एक लेंथनम सीरीज़ है, ठीक है। किसकी? ये हमारे पास एफ ब्लॉक का एक सीरीज़ मौजूद है जिसको हम प्रैक्टिकल में बिल्कुल नीचे निकाल के रखते हैं। और ये हमारे पास जो है सीजियम से स्टार्ट होता है और हमारे पास जो है यानी 160 हमारे पास जो है यहाँ पे 58 एटॉमिक नंबर से लेके, ठीक है, 71 तक। उसके बाद फिर हमारे पास ये जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है ये HF से स्टार्ट होती है और ऑनवर्ड हमारे पास जो है ये मरकरी तक जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो हमारे पास सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एटॉमिक साइज़ तो इंक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे या तो ऑलमोस्ट जो है एटॉमिक रेडियाई क्या होता है वो सेम होता है, ठीक है, या तो सेम नज़र आता है हमें, या फिर जो है ऑलमोस्ट सेम, या फिर हमारे जो थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक रेडियस सेकंड से भी कम होता है, ठीक है। ये भी देखने में आया। तो इसकी क्या वजह है? उसकी वजह हमारे पास ये जो थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बिल्कुल पहले एलिमेंट के बिल्कुल फ़ौरन बाद ये जो एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, इसकी वजह है, इसको हम बोलते हैं लेंथनम कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो इफ़ेक्ट नज़र आया है वो किसकी वजह से है, वो लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या मुराद है? देखिए हमारे पास लेंथनम के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 57 से 58 तो हमारे पास एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है और एफ ब्लॉक में हमारे पास n-2 एफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड फिर हमारे पास n-1 डी एंड सो ऑन हमारे पास होता है। और एफ ब्लॉक की जो एफ सब शेल है इसकी जो शील्डिंग है वो सबसे जो है क्या होती है, वीकेस्ट होती है। अब हमारे पास जैसे ही हमारे पास हम जो है 71 से ऑनवर्ड हम आगे आते हैं डी ब्लॉक में, तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो आपका एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होना चाहिए था किसकी वजह से, शील्डिंग इफ़ेक्ट की वजह से। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट एटॉमिक साइज़ को इंक्रीज़ करती है, लेकिन यहाँ पे जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो किसका दरमियान में आ गया है, वो शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो एफ सब शेल का आ गया है। और एफ सब शेल का जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो वीकेस्ट शील्डिंग इफ़ेक्ट है। तो ये जो वीकेस्ट शील्डिंग इफ़ेक्ट है, ठीक है, वो वीकेस्ट हो गया, ऊपर से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो इस वजह से जितना एटॉमिक साइज़ बढ़ना चाहिए था सेकंड से थर्ड हमारे पास ट्रांजिशन सीरीज़ में उतना नहीं बढ़ पाता। और ये जो प्रॉब्लम है ये फिर हमें बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास रोडियम है, ठीक है,
IR के साथ। इसी तरीके से हम देखते हैं हमारे पास जो है प्लाटिनियम और प्लाटिनियम है, ठीक है। ये प्लाटिनियम हमारे पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से और प्लाटिनियम हमारे पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से है, या फिर हम जो है ये, तो इनकी एटॉमिक रेडियस जो है वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं, ठीक है। जब वो क्लोज हैं तो फिर इनके साल्ट्स को हम सिंपल जो हमारे पास मेथड्स होते हैं, ठीक है, और सिंपल जो सेपरेटिंग मेथड होते हैं, ये प्रेसिपिटेशन मेथड होते हैं, उनके ज़रिए हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। प्लाटिनियम और प्लाटिनियम का अगर हमारे पास साल्ट हों तो उन साल्ट्स के मिक्सचर को हम जो है सेपरेट नॉट सेपरेट, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। किन मेथड से? सिंपल मेथड्स के साथ, बाय सिंपल मेथड्स के साथ। सिंपल मेथड्स लाइक हमारे पास यहाँ पे प्रेसिपिटेशन मौजूद है तो उसके ज़रिए हम ये नहीं कर सकते। सो यहाँ तक था आज का टॉपिक जो कि एंड हुआ।